Hello everyone, welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am Kumar Rajesh. तो 10th क्लास का मैथ देख रहे थे हम, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन चल रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टॉपिक चल रहे थे वो चल रहे थे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन पे बात कर रहे थे, है ना। तो फॉर्मेशन में ये आज दो क्वेश्चन है, दोनों टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मैं काफी लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बिकॉज दीपावली का सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा है आसपास, तो मैं भी परेशान हो गया हूँ पटाखों के शोर से, ठीक है। इसीलिए थोड़ा क्लास लेट हो रही है, नहीं आ पा रही है। रीजन बिहाइंड दिस, यही सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरी बात है, बच्चे आप सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को बताइए, कमेंट कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर के आप क्वेश्चन भेजिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब आप क्या है कि आप जितना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, वो सारा क्वेश्चन की ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन करवा दो, ये क्वेश्चन करवा दो, मैं सारा कुछ करने को तैयार हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये है आज दो क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर। ये दो क्वेश्चन है। पहला, ये दोनों टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का दोनों टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 का ही क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन करा दिए थे, कंजिक्यूटिव इंटीजर वाला और एक रेक्टेंगल का एरिया वाला। अब दो क्वेश्चन ये बचे हुए थे, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं लेकर के आज आपके सामने हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, रोहन मदर इज 20, मैं लेफ्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस साइड का क्वेश्चन। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। सीधे हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से वो 26 साल बड़ी है। कौन? तो रोहन की माँ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रेजेंट एज जो है उससे 3 साल बाद दोनों का एज का प्रोडक्ट, 3 साल बाद जो दोनों का एज है उसका प्रोडक्ट कितना, उसका मल्टीप्लीकेशन 360 है। तो बोल रखा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, पूछ रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं। देखिए, एज वाला प्रॉब्लम में देखिए 10th क्लास तक का एजुकेशन मैंडेटरी है, वो सभी के लिए, मतलब एटलीस्ट आप 10th पास हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 10th तक ही पढ़ाई करना, ये मेरा मानना नहीं। आपका जहां तक मन करे, रिसर्च करना है, पीएचडी करना, आइंस्टीन के बाद आप ही का नाम हो, ठीक है, तो वो आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं 10th तक एटलीस्ट ये जो है काफी बेसिक एजुकेशन के अंदर आते हैं, बिकॉज कि यहाँ पे आप जितना भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, अंडर 10 आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे ही आप क्लास 11 12th में जाते हैं तो कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, तो कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, मतलब कोई बायो पढ़ रहे हैं, साइंस में भी कोई बायो लेके पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, ठीक है। तो काफी ब्रांचेज में बंट जाते हैं लोग, स्पेसिफिक होना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट उतना ही लोग पढ़ नहीं पाता। यहाँ तक क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे ही आप आगे 10th के बाद 12th करोगे, 12th लेवल पे इंडिया में एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो कई सारा एग्जाम करवाता है, ठीक है। तो उसमें यही सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जिसका बेसिक, तो इसीलिए मैं बोलने के पीछे कुछ लॉजिक होता है। कोई बात जब कोई बोल रहा है तो रीजन बिहाइंड कि कुछ उसके पीछे कारण रहा होगा,
बात आप समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें यही जनरल साइंस बोल के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस आप जैसे ही जाओगे, ग्रेजुएशन पास करोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, यूपीएससी का एग्जाम दोगे, तो जनरल साइंस के नाम से, तो जनरल साइंस जहां भी बोला वो 10th तक का ही साइंस पूछता है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है इस फंडामेंटल चीजों का। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि 10th क्लास तक का फाउंडेशन, 11th 12th 10th क्लास, ये सब बड़ा बेसिक मतलब सब्जेक्ट है और काफी डेप्थ से पढ़ने की जरूरत है। बच्चे हल्के में लेते हैं, एग्जाम में नंबर आ गया, बस हम तो डीजे लगा के नाच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, नंबर क्या है, आ ही जाएंगे नंबर। ठीक है, ये चीज है। देखिए, तो एज कैलकुलेशन के प्रॉब्लम में अगर परजेंट एज में मानू, रेफरेंस में परजेंट में एज में ये मान लूं, परजेंट एज क्या है, ये मैं मान लूं परजेंट एज, ये किसी का परजेंट एज है। अगर आफ्टर लिखा हो, क्वेश्चन में आफ्टर लिखा हो, तो वो फ्यूचर का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर आफ्टर कहीं वर्ड लिखा है, आफ्टर, या ऐसा भी लिखा है फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ऐसा विल लगा है, मतलब फ्यूचर का बात हो रहा है। आफ्टर या ये सेंटेंस लिखा ऐसा, तो इसमें क्या है, एज में आप प्लस कर दोगे। एज में क्या है, जो प्रेजेंट एज है उसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अगर बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है कहीं पे, तो मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट का। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। उसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। उसमें क्या कर दोगे, माइनस। जैसे सपोज कोई इंसान है, कोई बच्चा है जिसका एज 20 साल है, बोला कि 5 साल बाद उसका एज क्या होगा, तो 5 साल बाद प्रेजेंट से, अभी 20 का है तो वो 5 साल बाद 25 का हो जाएगा। बोला 5 साल पहले कितने का, तो 15 का रहोगा, 15 साल का रहोगा। चूंकि माइनस, वो पास्ट की बातें हो रही। तो ये अप्रोच आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एज वाले प्रॉब्लम में। ऐसा नहीं कि ये एक प्रॉब्लम है। देखिए, एनसीईआरटी जो बुक लिखा हुआ है ना, वो क्या है कि काफी एक क्वेश्चन लिखा है, मतलब आप समझ लीजिए कि दिस इज ए वन टाइप, वो एक चीज को इंडिकेट कर रहा है। कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्वेश्चन जो हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन, आप बुक पढ़ते चले जाइए, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, इतने लोग हैं, इतने ऑथर हैं, इतने लोग सोचने वाले हैं कि हर दिन एक क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, तो आप कितना क्वेश्चन करोगे। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फाइनाइट है, कि उतना ही कॉन्सेप्ट को सोच करके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब हुआ। तो कोई भी एज का प्रॉब्लम में ये अप्रोच आप जरूर को, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ, दिखता हुआ नजर आएगा, रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ये मेरा कहने का मतलब हुआ। ठीक है, चलते अब हम क्वेश्चन की तरफ। ये बातें तो हो गई। इन क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा, मैं उधर वाले का कर रहा, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज है। देखिए आप यहाँ पे, तो इसका प्रेजेंट एज दे रखा है कि, सॉरी, दे रखा है मदर 26 ईयर ओल्ड। रोहन की माँ कितना है, 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से। तो रोहन का हम मान लेते हैं कि रोहन का प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर। एक्स ईयर हम मान लेते हैं। तो उनकी माँ का कितना एज हो जाएगा, रोहन की माँ का क्या एज होगा, मदर का प्रेजेंट एज जो हो जाएगा, मदर का प्रेजेंट एक्स प्लस 26। अरे एक्स 26 साल बड़ी है, रोहन का प्रेजेंट एज अभी वर्तमान समय में एज में एक्स माना हूं, उनसे 26 साल बड़ी है, तो कितना एज हो जाएगा, एक्स प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन का जो एज होगा, रोहन का एज जो होगा, रोहन का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, x + 3 ईयर, x + 3 ईयर्स
YRS लिख दे रहा हूं, ईयर्स, ठीक है। तो मदर का एज कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की एज कितना हो जाएगा, मदर एज जो हो जाएगा 3 साल बाद, ये कितना हो जाएगा, x+26 परजेंटेज है, x+26 परजेंट है, +3 इसमें और कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x+29 हो जाएगा। कितना परजेंट एज, सॉरी 3 साल बाद एज, रोहन की माँ का एज हो जाएगा कितना, x+29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो दे रखा है कि 3 साल बाद एज क्या है, 3 साल बाद एज क्या है, 360 हो जाता है, 360 हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग, यहाँ स्पेस नहीं है नीचे तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट, रोहन का 3 साल का बाद का और ये इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 360। तो x+3 इंटू x+29, x+29 इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ साइन, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इस x में तो x² प्लस ये कितना हो जाएगा 29x इधर करेंगे तो +3x, यहाँ करेंगे तो 87, 29 3 जा 87 होता है, कितना होता है 87 होता है, कितना होता है 87, ये हो जाएंगे 87, 87 हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360, ऐसा हो गया। ऐड कर दीजिए, ये वाला टर्म दोनों सेम नेचर का है, ये कितना हो जाएंगे x² प्लस ये हो जाएंगे 9 3 12 और 32x अब प्लस, प्लस या माइनस, देखिए इस 360 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में होगा, तो बिगर नंबर लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गया, तो बड़ा नंबर नेगेटिव में है तो उसी साइन के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट होकर रिजल्ट आएगा, तो 360 माइनस 87 हो जाएगा, तो माइनस में रिजल्ट कितना आ जाएगा, वहां पे 273। आई होप कि मैं सही हूं, एक कैरी हो जाएगा, कैरी होने के बाद हाँ 273 होगा, 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0, ये क्या हो, तो ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रोहन का। इसी में से हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो सॉल्यूशन जो x निकलेगा, x क्या निकलेगा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन निकलेगा, प्रेजेंट एज ऑफ क्या निकलेगा, रोहन निकलेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो राइट साइड में क्वेश्चन है उसके तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो राइट साइड क्वेश्चन लिखा हुआ था इसमें क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप कहने का मतलब हुआ थोड़ा रुकना भी है, ग्रीन सिग्नल नहीं है, ये फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। तो ग्रीन सिग्नल नहीं है तो थोड़ा रुकना है, ये बात हुआ। यहाँ पे ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे 480 किलोमीटर कोई ट्रेन ट्रेवल कर रहा है, वो किस स्पीड से कर रहा है, 480 किलोमीटर के स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है और 480 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड कहने का क्या मतलब हुआ ये समझ लीजिए। जैसे कोई ट्रेन है, अगर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर ये 1 आवर में चल रहा है ट्रेन, ठीक है, 50 किलोमीटर 1 आवर में चल रहा है, तो अगला 50 किलोमीटर चलने में, 50 किलोमीटर चलने में भी अगर 1 आवर का टाइम लग रहा है, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर चलने में 1 आवर का ही टाइम अगर ये ट्रेन लगा रही है, तो ऐसे स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड।
ऐसे स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। आई होप कि आप यूनिफॉर्म का मतलब, कहने का ये मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। आप 9th क्लास में इतना तो पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और चीज इसमें देख लीजिए, एक और बात है इसमें देख लीजिए। बातें क्या है इसमें कि जैसे मैं स्पीड का बात करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। जैसे मैं स्पीड का बात करूं तो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो जाएंगे यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ऐसा होगा। इसी का मैं यूज करने जा रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके क्या है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक एकदम बिल्कुल, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लर्निंग फेज में है, और लर्निंग फेज में आप जितना बेसिक अप्रोच के साथ कोई चीज सीखते हैं दैट इज बेटर देन शॉर्टकट, ठीक है। वो बेटर होगा, क्यों बेटर होगा, बिकॉज ऑफ कि वो आपको एक मतलब बेसिक स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। कोई चीजें कैसे हो रही है वो चीजें आपको रियलाइज करवा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप जिस क्लास में अभी हो कोई शॉर्टकट अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर निकाल लेने से नाचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल आराम से फंडामेंटल चीजों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दैट इज गुड थिंग फॉर यू, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप, ये चीज है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ, जैसे ये मान लेते हैं कि दो पॉइंट के बीच, ये पॉइंट एक है और ये एक पॉइंट ये दूसरा है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसके बीच। ऐसा मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर रहा होगा, लेट x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर क्या रहा होगा पर आवर, और ये है ऐसा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम देखें यहाँ पे, टाइम मैं निकाला हूं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको यहाँ डिस्टेंस पता है और स्पीड भी पता है, तो लेट ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो ट्रेवल करने में लगेगा, टाइम 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x, यही तो टाइम लगना है। बात समझ रहे हैं आप, 480 डिवाइडेड बाय क्या लगना है, x लगना है, यही तो टाइम लगना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, आगे कंडीशन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ द स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब अगर स्पीड, ट्रेन जिस स्पीड से वो चल रहा था उसमें 8 किलोमीटर पर घंटे से उसका स्पीड घट जाए, लेस हो जाए, मतलब घट जाए, then it would have taken 3 hour more to cover the same distance, to cover the same distance। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे पर आवर से घटाया जाता है तो समय क्या है, 3 आवर बढ़ जाता है, 3 आवर कितना हो जाता है, बढ़। तो अब जो टाइम लग रहा है, न्यू टाइम क्या आ रहा है, न्यू टाइम तो यही आएगा ना, न्यू टाइम क्या आ रहा है, न्यू टाइम एंड न्यू स्पीड। अगर मैं न्यू टाइम का बात करूं तो न्यू टाइम क्या हो रहा है, न्यू टाइम हो रहा है, न्यू टाइम पहले टाइम ये था, अब इसमें 3 घंटा ऐड कर दीजिए, 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, यही टाइम लगना। स्पीड
टाइम बढ़ा है तो स्पीड घटा होगा। स्पीड क्या है, न्यू स्पीड क्या हो जा रहा है, न्यू स्पीड जो हो जा रहा है ये कितना हो जा रहा है, पहले स्पीड x था x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जा रहा है किलोमीटर पर आवर। और अभी अभी ये न्यू लिखा है बच्चे, ये न्यू लिखा हुआ है, न्यू, ठीक है, ऐसा ये चीज है। तो अब यहाँ पे अभी आप देखें कि ये अब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये आप रख दीजिए। स्पीड इनटू टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड मतलब x माइनस 8 इंटू 480 x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ये चीज है। इसी का आप कैलकुलेशन कर दीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना होगा आ जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना होगा आ जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए मैं ये भी कर देता हूं आपके लिए फॉर यू, ठीक है, फॉर यू आपके लिए कर देता हूं। देखिए यहां से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, ठीक है, इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा, ऐसे ये मल्टीप्लाई होंगे ऐसे। नेक्स्ट मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ ऐसा, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो ये जब मैं करूंगा मल्टीप्लीकेशन, इसका जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा x इंटू 480 डिवाइडेड बाय x इंटू 480 डिवाइड, तो 480x डिवाइडेड बाय x पहला टर्म ये होगा। दूसरा टर्म ये x इंटू 3 करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो ये 3x प्लस में हो जाएगा। आराम से पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए माइनस ऑफ 8x अब 480 डिवाइडेड बाय x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय x, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -24 इज इक्वल टू कितना 480, इज इक्वल टू कितना 480, यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहले क्या कीजिए, देखिए यहां से x तो ये निपट जाएगा भैया, ये x तो निपटा, मैं रेड पेन से निपटाता हूं मजा आएगा, ठीक है, ये x निपट गया यहां से। अब ये बचा दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म बचा। अब ये कांस्टेंट टर्म बचा और इक्वल टू साइन के लेफ्ट और राइट में बचा है, ये 480 लेफ्ट साइड में विथ पॉजिटिव साइन और ये 480 राइट साइड विथ पॉजिटिव साइन, तो यहां से इसको भी आप आराम से निपटा दीजिए, इसका भी छुट्टी कर दीजिए। आई होप की कैलकुलेशन, अब बचा क्या पहले उसको लिख लीजिए। देखिए बचा आराम से यहाँ पे लिखेंगे, तो ये बचा 3x, एक बच्चा यहाँ पे ये 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 24 राइट साइड में तो आप कुछ बचा नहीं, तो जीरो हो गया, ठीक है। यहां से x इसमें क्या होगा, पूरे में ये x आप क्या कीजिए कि x एलसीएम कर लीजिए। जब x एलसीएम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए नीचे नहीं है तो कुछ 1 है, तो ये हो जाएगा 3 of x²। पता नहीं आप लोग ये कितना समझ रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये 3x² बनेगा, x में फिर इस x से भाग करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म ही बचेगा, तो मल्टीप्लाई करके माइनस में ही लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 8 इंटू 0 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 8 करेंगे 64, तो 4 लिखा जाएगा, कैरी कितना हो गया 6, और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, और 3 ये 38 हो गया, 38 और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 24x इज इक्वल टू 0। ये x उधर जाएगा तो 0 इंटू एक्स, ये तो क्या है 0 हो जाएंगे। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचा, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कहीं गलत तो नहीं हो गया? 0 8 8 6 32 6 38, ठीक है। ऐसा ये फाइनल, ये 0 हो जाएगा, तो जो फाइनल ये बचा यही यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक है। तो ये भी क्या है कि फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। ये भी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या, अरे 0 ले जाके ये कितना बचा, जो बचा आप लिख दे ना इसे, 3x² 3x² माइनस 3840 अब माइनस 24x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, इतना बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेशन से ही रिलेटेड मैं बात करता हूं, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसी से रिलेटेड मैं बात करता हूं। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा और, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा और करता हूं, ठीक है, फिर मैं इस टॉपिक को क्लोज करने वाला हूं आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x², नेक्स्ट क्वेश्चन x² माइनस ऑफ 2√x -3 इज इक्वल टू 0। ये पूछ रखा है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये पूछ रखा है। आप देखिए, जो बच्चा को नहीं पता, जो बच्चा को कुछ नहीं पता, वो देखेगा कि इसका डिग्री 2 है, वो तुरंत बोल देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे थे, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। कहीं भी जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें फ्रैक्शन पावर नहीं था, फ्रैक्शन पावर नहीं था। और कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है x का पावर कितना है, रूट है, x का पावर x रूट कहने का क्या मतलब हुआ, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो राइट, ये लिखा जाएगा x² माइनस ऑफ 2 इंटू x के पावर हाफ -3 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखा जाएगा। तो x के पावर क्या हो गए बच्चे, यहाँ पे x का पावर हो गया कितना, x का पावर ये फ्रैक्शन में हो गया, x का पावर इंटीजर नहीं रहा, देयरफॉर गिवन इक्वेशन x का पावर फ्रैक्शन में हो गया। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, not a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगा, बिकॉज कि x का जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा। सॉल्यूशन के बाद, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, उसके एक क्लास में मैं नेचर ऑफ रूट का बात करूंगा। तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, 2 क्लास और पढ़ा करके मिसलेनियस सारा मिक्स प्रॉब्लम करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। यही सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, विदाउट हार्ड वर्क किए आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सफलता नहीं मिल सकती, वो 10th बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। काफी मेहनत के बाद जीवन में कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस काम चलाओ, जिसको काम चलाओ करना वो तो है ही भीड़, उसके लिए आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।